प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखो दो सिचुएशन आती तो है, अब ये भी तो बात हुई। दो सिचुएशन का क्या क्या आती है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आती है इकोनॉमी में, और एक कौन सी आती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है इकोनॉमी में। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब ये होता है डिमांड कम है किसी चीज की, सप्लाई ज्यादा है किसी चीज की, और एक्सेस डिमांड सिचुएशन के डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है किसी चीज की। दो सिचुएशन आ गई ना। इन दो सिचुएशनों की वजह से क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, देख भैया 1000 यूनिट बन सकती है, 1000 से ज्यादा यूनिट नहीं बन सकती। अब तो देख जीडीपी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे जीडीपी तो कांस्टेंट है, जीडीपी में तो कुछ एडिशन हुआ नहीं, 1000 यूनिट ही बन रही है। अब मायने ये रखता है डिमांड कितनी है, डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्राइसिंग आएंगे उस चीज के, सही है। यूनिट तो 1000 ही बनी है, डिमांड 4000 यूनिट की है, उस हिसाब से प्राइसिंग होगी उसकी, सामने वाले के उतने ही भाव बढ़ेंगे। समझ आ रही है बात? ये है। अब ये शिवरात्रि वाले दिन फल फ्रूट सारे महंगे हो गए, क्यों? डिमांड ज्यादा आ गई ना, एकदम से डिमांड ज्यादा आ गई, सप्लाई है नहीं मंडी के अंदर में, को लेना है तो लो, नहीं लेना जाओ। समझ आ रही है ये बात है। तो फर्क पड़ता है इस चीज का, डिमांड किस चीज की ज्यादा है, सप्लाई किस चीज की ज्यादा है। देखो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन आएगी। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है, डिफ्लेशन आएगी। डिफ्लेशन आने से क्या होगा, नौकरियां जाएगी लोगों की, स्टॉक बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, स्टॉक बिक ही नहीं रहे, सेल में निकालने पड़ेंगे, कम प्राइसेस पे निकालने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे सप्लायर को, प्रोड्यूसर को, इकोनॉमी के अंदर में, है ना। बाय गेट वन गेट फ्री, 20% सेल, 50% ऑफ। कैश क्यों आते हैं, माल निकालने के लिए आते हैं वो ऑफर। तुम्हारे जैसे पागल हो जाओ यार, 200 रुपए की मिल रही है चीज, लियाओ, कुत्ते की तरह लग जाओ वहां पे। वो माल निकालते हैं अपना, कंपनी स्टॉक आउट करती है अपना, उन्होंने थोड़ी तारे को फ्री में दे रही है, उनके तो 40-50 रुपए में तैयार हो रही है चीज। नहीं समझे बात को, वो फ्री में नहीं दे रही तुमको, तो पागल बना रही है तुमको। आ जाओ ले जाओ, स्टॉक आउट हो रहा है, लूट रहा है माल, लूट गया, ले जाओ जितना ले जाना है। मतलब कहने का क्या है, इस सिचुएशन में ये होगा, डेफिशिएंट डिमांड में ये होगा। डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन कौन सी, जहाँ पे डिमांड ही नहीं है किसी चीज की, ओवर साइज प्रोडक्ट पड़े हैं, फ्री साइज प्रोडक्ट है, साइज एक नहीं मिले उसका, चाहिए पहले मिल ही नहीं रहा साइज उसका, तो गलत है ना। डेफिशिएंट डिमांड है ना, मतलब वो माल निकालते हैं सारा का सारा, कबाड़ निकालने का काम करते हैं सेलों के अंदर में, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन समझ आई नहीं आई, तो ये बात है जहाँ पे डिमांड नहीं है। एक्सेस डिमांड सिचुएशन कौन सी होती है, एक्सेस डिमांड सिचुएशन वो होती है जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन का कारण बनता है ये। एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन का कारण बनता है, क्योंकि जीडीपी तो बढ़ नहीं सकता, शॉर्ट रन पीरियड है, शॉर्ट रन के अंदर जितनी यूनिट बन सकती है उतनी बनेगी, जीडीपी तो राइज हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे महंगाई तो बढ़ सकती है ना। महंगाई क्यों बढ़ेगी, मेरी मर्जी, मेरे पास प्रोडक्ट है 1000, लेना है तो लो, नहीं बतेरे बैठे लोग लेने के लिए, समझ आ रही है, 200 लोग लाइन में बैठे लेने के लिए। अब तू मेरे साथ वो थोड़ी करेगा, बहस थोड़ी करेगा, जोड़ जोड़ के लेगा प्रोडक्ट, समझ आ रही है, तो दे दो। अब बैठे एक भी ना बैठा हो मान लो, तो देना दे, नहीं तो कोई और दे देगा, समझ आ रही है। सब फर्क होता है इस चीज का, नहीं तो हाथ जोड़ना पड़ेगा तेरे को। एक्सेस डिमांड सिचुएशन, समझ आ रही है ये बात है। तो डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या हाथ जोड़ने पड़ेंगे कस्टमर को, महंगाई होगी, समझ आ रही है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है, सब सप्लायर को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ले लो भैया सेल में ले लो, एक के साथ एक फ्री है, ये ले लो वैसे ले लो, डिस्काउंट ऑफर्स देंगे तुमको। मेरी बात को समझ रहे हो, तो ये बात है। दोनों ही सिचुएशन खराब है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए AS = AD जैसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमी के लिए सबसे स्टेबल सिचुएशन AS = AD है, ठीक है। देखो फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, जितने लोगों को काम की तलाश थी और जितने लोगों को काम करना है ना, उन सब लोगों को काम मिल रहा है, और AS = AD आ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर में। फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब? भाई देख बात ये, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी थी 500 लोगों की, मैं 200 लेबर रख के काम अच्छे से करवा पा रहा हूँ, बात खत्म। जितना माल मैं बना रहा हूँ उतना बिक रहा है, बात खत्म। अब मैं क्यों रखूँ ऊपर लेबर? तेरी तो 500 लेबरों की कैपेसिटी की फैक्ट्री है, 500 की नहीं रख रहे। अरे माल कौन खरीदेगा बाबा, थोड़ी खरीदेगा माल आके, जब माल बिक ही नहीं रहा
तो मैं क्यों रखूं लेबरों को? मेरी बात को समझ रहे हो? लेबरों को रखा क्यों जाए? मेरा माल ही नहीं बिक रहा, अब स्टॉक बढ़ने का क्या फायदा है? समझ आ रही ये बात है। तो फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, वे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। आगे चलो, फुलर एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बताया। वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में, वॉलंटरली होती है। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्वयं इच्छा से खाली बैठा है। अब इस इन आरामखोरों को कुछ नहीं करना जिंदगी में, खत्म है ये, समझ आ रही है? इनको कुछ नहीं करना, वॉलंटरली स्वयं इच्छा से खाली बैठे हैं, तो कुछ नहीं करना, बैठे रहो, बैठे रहो इंडिया, समझ आ रही है? प्रोग्राम चलाए जाओ अपना, बैठे रहो। ये आरामखोर है ना, ये सारे ये दोनों है ना, ये काउंटेबल ही नहीं है इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आते। वो बेचारे लोग आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, बेचारे जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा, ये आरामखोर काउंटेबल नहीं है इकोनॉमी के अंदर में। ये वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब स्वयं इच्छा से खाली बैठे हैं ना, काम आता है करके राजी ही नहीं है, मतलब खा एक ही जगह खाओ, एक ही जगह पड़े रहो कुत्ते की तरह, इस तरह के लोग हैं ये, समझ आई? तो ये बात है। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट समझ आया होगा? वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब स्वयं इच्छा से खाली बैठना, ये इकोनॉमी में काउंटेबल नहीं है ऐसे लोग। और इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेचारे को काम नहीं मिल रहा, काम की तलाश है ना? इनवॉलंटरली काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिला बेचारे को, दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, फुल एम्प्लॉय, इनको काम ही नहीं करना, तलाश तो तब होगी जब काम करना हो, किसी चीज का करना ही नहीं, कुछ खाली बैठना है, खाली बैठ के अपने इसी तीसी करवानी है, फ्री फंड में खाना पीना अपना ऐश करनी है, और कुछ करना ही नहीं इनको। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं ऐसी पॉइंट आ जाती है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दो बातें आती है, एक फ्रिक्शनल एक स्ट्रक्चरल। भाई अब मान ले जॉब पे लगा तू, ठीक है, कहीं पे फैक्ट्री के अंदर जॉब पे लगा, ये लेबर लगा, ठीक है, क्या हुआ? 15 दिन है ना, मशीन खराब होगी, इसको एक बार जॉब के लिए टेम्परेरी हटा दिया कि भाई 15 दिन बाद आना, टेम्परेरी आउट कर दिया ना, ले आउट कर दिया इसका, ठीक है। या फिर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गई, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको मशीन ऑपरेट नहीं करनी आती नई वाली, तो इसको 15-20 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, उसमें इसको सैलरी नहीं मिली उस चीज की, ठीक है, क्योंकि फर्म को खर्चे भरने थे, इसके ट्रेनिंग दिलवाने के खर्चे बहुत ज्यादा थे, तो इसको सैलरी नहीं मिली उस चीज की, तो ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। फुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुलर एम्प्लॉयमेंट में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। कौन कौन सी तरह का? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी ही चेंज होगी, समझ आ रही है? टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जॉब इसका जाना टेम्परेरी बेसिस पे। अब एक जॉब से दूसरी जॉब में ढूंढने में टाइम नहीं लगता, मान लो हमने निकाल दिया इसको 15-20 दिन, इसको दूसरी जॉब ढूंढने में लग गए, तो वो टाइम पीरियड भी तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, 15-20 दिन बेरोजगार रहना, ये बात ये समझे कि नहीं समझे? तो देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ अ जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी। देखो, इट्स राइज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पता नहीं था, शॉर्टेज ऑफ पावर की शॉर्टेज है, रुक गया काम बीच में, वियर एंड टियर ऑफ मशीन रुक गई बीच में, है ना। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ वर्कर टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब, तो ये भी फ्रिक्शनल में ही है, मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाते हो जब छोड़ के, बीच में 15-20 दिन लग गए, खाली गए, तुम्हारे को सैलरी नहीं मिली उस चीज की, तो वो क्या चीज है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, समझ आ रही है? तुम दोनों की नहीं बात कर रहा मैं, तुमको तो काम करना ही नहीं ना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो बेचारे जो रह जाते हैं गलती से। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी आउट हो जाए। टेक्नोलॉजी आउट होने का मतलब क्या है भाई? टेक्नोलॉजी आउट होगी, मशीन ऑपरेट नहीं करनी आती, जो नई टेक्नोलॉजी है ना उस पे लेबर को काम नहीं करना आता, लेबर को ट्रेनिंग वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, सारी चीज 15-20 दिन महीने की ट्रेनिंग होगी लेबर की, होती भी है। अब कोई नई मशीन आ गई ऑपरेटिंग के लिए, उसको बाहर से इंजीनियर आता है समझाने के लिए, है ना, 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग देता है,
सही है ना, कैसे कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलाते हैं। पुरानी तो मशीन बड़ी आती है लेबर को चलानी। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, है ना। तो ये बात है, समझे कि नहीं समझे। तो इसमें भी तो लेबर खाली रह जाएगा ना कुछ टाइम। तो ये बात है। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, 100% एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, है। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल दो नाम के अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में क्या होगा बताना। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड क्या आ रही है, कम आ रही है, सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगी इकोनॉमी में, क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगी इकोनॉमी के अंदर में। और डिफ्लेशनरी गैप आएगा, देख डेफिशिएंट डिमांड, ये गैप जो है ना, ये गैप, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। बनाई 1000 यूनिट, बिकी 800 यूनिट, 200 यूनिट का क्या डिफ्लेशनरी गैप है। साला जो डिफ्लेशन बनाई है ना, इन 200 यूनिट ने बनाई है। मंदी जो आई है ना, इनकी वजह से आई है, समझाई। मंदी इन 200 यूनिट की वजह से आई है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है ना, मंदी आ गई इकोनॉमी के अंदर में। तो ये क्या डिफ्लेशनरी गैप है, सही है। आगे चलो, देखो कहने का क्या मतलब है, दोबारा से देखो इसी को, चीज को देखो। प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड ये है और फुलर एम्प्लॉयमेंट पे ये है, ठीक है। फुलर एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड ये है, ठीक है। प्लान्ड ये है और बीच का गैप क्या है, ये है। प्लान्ड तो ये करनी पड़ रही है ना, डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर में, तो ये बीच का गैप डिफ्लेशनरी बन रहा है। देखो दिखाता हूँ, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कॉजेज क्या है, रिडक्शन ऑफ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, सेविंग ज्यादा कर दी। रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिए लोगों ने, है ना। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई मान लो ब्याज वगैरह ज्यादा बढ़ गया हो लोन वगैरह पे, है ना। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए हों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब रिडक्शन हो गया हो, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चे कम कर दिए। अब गवर्नमेंट जो खर्चे करती है वो भी तो डिमांड आती है इकोनॉमी में, सीमेंट खरीद रही है और सब चीजें खरीद रही है, लाइटें वगैरह, है ना। पार्क में बेंचेस वगैरह, झूले वगैरह लगवा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सड़कें बनवा रही है, पुल बनवा रही है, डैम बनवा रही है, पता नहीं क्या क्या बनवा रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खर्चे लगते हैं, गवर्नमेंट ने एक बार प्रोजेक्ट रोक दिया अपना, तो डिमांड कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इकोनॉमी से, हो जाएगी ना। अच्छा, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, बाहर के लोग डिमांड नहीं कर रहे हमारे देश से ज्यादा, तो भी डेफिशिएट में जाएगी डिमांड। राइज इन इंपोर्ट, बाहर से मंगवा रहे हैं हम, बाहर से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और अंदर वाले बिकी नहीं रहे, अंदर वाली डिमांड गई ना हमारी, समझा, ये बात है। अच्छा, इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रोडक्ट महंगा हो, प्रोडक्ट महंगा हो तो क्या हुआ, डिमांड कमाई, डिमांड कमाई तो क्या हुआ, डेफिशिएंट डिमांड होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। समझ आई नहीं आई, ये बात है। आगे चलो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा नहीं आएगा, एस इज इक्वल टू एडी तो मिलाना पड़ेगा, चाहे कम लेबर लगे हो चाहे ज्यादा लेबर लगे हो, सीधी सी बात है, चाहे फुल लेबर लगे हो चाहे कम लेबर लगे हो। अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसमें स्थापित होगा, जब डिमांड डेफिशिएंट है इन द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब हमारे पास 1000 लेबर थे, 500 लेबर लगे हुए हैं और इक्विलिब्रियम तो स्थापित करना पड़ेगा ना, एएस इज इक्वल टू एडी तो आएगा, चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में चाहे वो फुलर एम्प्लॉयमेंट में, साफ बात है। समझ आई होगी इतनी कहानी तो। देखो डेफिशिएंट डिमांड है ये इतनी, है ना, वही दोबारा से दिया हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान्ड बीच में डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये बात है। डिफ्लेशनरी गैप आएगा नहीं आएगा इकोनॉमी में, डिफ्लेशनरी मतलब मंदी आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर में। जो ये गैप है बीच का, ये डिफ्लेशनरी गैप ही तो है, जो बीच का ये जो 200 यूनिट की वजह से आ रहा है, ये तो डिफ्लेशनरी गैप है, मंदी का कारण यही है, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप आ गया ना, सही है। आगे चलो, इसके बाद में देखो अनडिजायर्ड स्टॉक बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर में, अनडिजायरेबल स्टॉक बढ़ेंगे, सेल में निकालने पड़ेंगे, समझ आ रही है, बाय गेट वन गेट फ्री सेल निकालते हैं जैसे, है ना, फालतू में बिक नहीं रहे। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, अब वो जो सेल में निकालेंगे कोई अपने को के पूरे रेट मिलेंगे उस चीज के, नहीं मिलेंगे ना, 500 वाली चीज 100 रुपए में रुड़ेगी वहां पे, समझ आ रही है। तो ये बात है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो लॉस होगा, कई बार आए भाव पे भी निकालने पड़ जाते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। स्टॉक आउट करने के लिए कई बार करना पड़ जाता है ऐसा, कई बार लॉस पे भी निकालने पड़ जाते हैं, खराब होते दिखे तो चीजें, चल यार 100 का आया था 80 में निकालो, जब ज्यादा ही इमरजेंसी हो जाए तो करना पड़ जाता है ये काम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन है,
एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यहाँ पे क्या आएगी, इन्फ्लेशन आएगी। क्योंकि देखो जीडीपी तो कांस्टेंट है 1000 यूनिट पे, 1000 यूनिट, और यहाँ पे फुलर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा। फुलर इंप्लॉयमेंट तो सारे लेबर लग गए, सारे लेबर लगा के भी डिमांड पूरी नहीं करवा पा रहे ना हम, एग्रीगेट सप्लाई फिर भी कम है, तो क्या आएगा, फुलर इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम स्थापित तो होएगा, सारे के सारे लेबर लगा दिए काम पे, उससे ज्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं है लगाने के लिए, सही है ना, देश में जितने लेबर है सारे लगे हुए हैं, तो भी पूरी डिमांड नहीं कर पा रहे, तो बात खत्म, तो हो भी नहीं पाएगी पूरी शॉर्ट रन के अंदर में, तो ठीक है ना। एक्सेस डिमांड का मतलब समझाया, सारे के सारे केन्स के अनुसार सारे लेबर काम पे लगे हुए हैं, लेबर सारे काम पे लगे हुए हैं, तो क्या होगा, बात खत्म, 1000 यूनिट ही बन सकती है भैया, 1000 ही बनेगी। अब डिमांड आ रही है 4000 यूनिट की, क्या होएगा, अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मेरे भाव बढ़ेंगे बेचते हुए, बात खत्म, 10 रुपए की चीजें 100 की बेचूंगा, लेनी है लो, नहीं ऐसे तैसे कराओ अपनी, मत लो, तू नहीं लेगा कोई और लेगा, 4-5 जने और खड़े लेने वाले, मत ले, अपने को क्या है, समझ आ रही है। तो ब्लैक मार्केटिंग किसको कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी एक्सेस डिमांड होने से, सप्लाई कम होने से, एक्सेस डिमांड होने से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, बढ़ती है ना। ब्लैक मार्केटिंग किसको कहते हैं, इसी को तो बोलते हैं ब्लैक में बिकना, समझे नहीं समझे, 1000 यूनिट है, महंगी बिकेगी, आगे चलो। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड, देखो ये देखो, ये जो बीच का है एक्सेस डिमांड है कि नहीं है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में हम इतना ना दे सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, साला डिमांड इतनी आ रखी है, डिमांड इतनी आ रखी है, बीच का क्या हो गया, यही तो इन्फ्लेशन बना रहा है, इन्फ्लेशन बना रहा है ना, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, ये दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, और पिछले वाले में इसका उल्टा बना देना, उल्टा बना देना, बस इतना ही काम है, समझे कि नहीं समझे। दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड सिचुएशन, दिस विद द एक्सेस डिमांड क्या क्रिएट होएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होएगी, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होएगा, सीधी सीधी बात ये है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। कॉजेज ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, क्या कारण है, प्राइवेट, वो जो पीछे किए थे ना, रिडक्शन हो गया, प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिडक्शन, वो इंक्रीज कर दो सारे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए प्रोड्यूसर्स ने, है ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, तो प्राइस सस्ते हो गए, डिमांड ज्यादा आ गई, है ना, एक्सपोर्ट बढ़ गए, बाहर के लोग ज्यादा डिमांड करने लग रहे हैं, इंपोर्ट कम हो गए, है ना, ये सब चीजें समझ आई नहीं आई। दिस इज कॉल्ड द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होएगी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड होने से क्या होएगा, इन्फ्लेशन आएगी ना भाई, इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन गैप आएगा ना इकोनॉमी के अंदर में, 1000 यूनिट बन रही है, 2500 की डिमांड है, करे क्या, कर तो कुछ नहीं सकते, प्रोड्यूसर का फायदा हो गया, मतलब महंगा बेचूंगा, वैसी तैसी करवाओ इनकी, एक महंगा बेचने का कारण भी है, क्योंकि बाद में तो वो नहीं बना सकता ना उस चीज को, बेचना पड़ेगा, नहीं समझे बात को, नहीं समझे, ये बात है, तो बाद में थोड़ी मिलेगा प्रॉफिट, अब जो कमाना है कमा लो प्रॉफिट, समझाई बात, ये बात होती है। 1000 यूनिट की 1000 यूनिट बना रहे हैं, मैं इकोनॉमी की कैपेसिटी 1000 यूनिट की है, 2000 यूनिट की डिमांड आ रही है, तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी के अंदर में। आगे चलो, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, वही है गैप जो भी चढ़ा भाई, हमारी औकात ये है बनाने की इकोनॉमी की, साला डिमांड इतनी आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लगा दे, सारे लेबर लगा दे हम काम पे, हमारी औकात ये इकोनॉमी की बनाने की, डिमांड मार्केट में ये आ रही है, करवा लो इसी तीसी, ये बीच का क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। स्टैटिक जीडीपी, जीडीपी तो चेंज हो गई कौन ही, 1000 यूनिट बनेगी तो 1000 ही बनेगी, 1000 ही बनेगी ना यूनिट, तो समझ आ रही, जैसे टमाटर की फसल के साथ हुआ था ना, 350-300 रुपए किलो बिके हैं, फसल तो 1000 किलो ही रहेगी, वो बस की ले लो, 400 रुपए किलो खरीद लो, एक बंदा लेके आया था 800 रुपए के 1.5 किलो टमाटर पनीर से भी महंगे, पनीर भी आ जाओ 2 किलो, 1 किलो टमाटर आओ वहाँ पे, पनीर खाओ, है टमाटर का क्या है, अचार डालना है कहाँ पे टमाटर, कहाँ पनीर, लोगों ने टमाटर की जगह वो टमाटो का पेस्ट नहीं आता 30-40 रुपए का, वो बोतल में वो यूज करना शुरू कर दिया आर्टिफिशियल टमाटर यूज करने लगे लोग। अब देखो, स्टैटिक जीडीपी, जीडीपी तो सेम रहेगा ना, जीडीपी तो चेंज हो नहीं सकता, जीडीपी चेंज नहीं हो सकता, जितनी यूनिट बना ली, अब भाई हमारे पास 100 लेबर है इकोनॉमी में, 100 लेबर मिल गया 1000 यूनिट बना सकते हैं, उससे ऊपर को नहीं बन सके यूनिट्स, कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी जोर मार लो, नहीं बन सकती, अब तो इन्फ्लेशन ही आएगी, महंगाई आएगी, साफ बात है,
इन्फ्लेशन आएगी या डिफ्लेशन होती है। अब मान लो किसी चीज की हम बहुत प्रोडक्ट बना दिए, ओके, सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड आई को नहीं, क्या होएगा, डिफ्लेशन आएगी। दो बातें समझा रहा हूँ सिर्फ, और कुछ बोल ही नहीं रहा, समझ आ रही है। और उनसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज बताइए, और कुछ बताया इसमें, कुछ भी नहीं बताया ना। एक्सेस डिमांड एंड वेज रेट प्राइस स्पाइरल, लेबरों के भाव बढ़ेंगे, सीधी सीधी बात ये है, लेबरों के भाव बढ़ेंगे, लेबर ज्यादा दिहाड़ी मांगेंगे, लेबर कहेंगे ना ना दिवाली का टाइम है ना, 500 नहीं 800 रुपए लगेंगे, बुलाओ, बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो ऐसी तैसी कराओ। होता है नहीं होता, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होगी, वहां पे डिमांड ज्यादा होती, क्या हो जाएगा तुमको पता ही है, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, लोग हाथ जोड़ जोड़ के बुलाएंगे, ले आजा भैया आजा, कोई नहीं 800 दे देंगे, 900 दे देंगे, आजा। होता है ना ऐसा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि डिमांड कम होगी वहां पे लेबरों की, और डिमांड ज्यादा होगी लेबरों की, ठीक है ना। तो ये वेज रेट स्पाइरल बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेबरों के भाव बढ़ेंगे, डिमांड ज्यादा आ रही है, बोले तू नहीं तो ये काम देगा, काम मिलते जा रहे हैं उसको, लगातार काम मिल रहे हैं, भाव बढ़ेंगे अगले, ये साफ बात है, नहीं समझे, ये बात होती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, ना बेच पाना भी तो प्रॉफिट लॉस है। अब कस्टमर को खाली जाने देगा मान लो ये अपनी दुकान से, ठीक है, तो क्या लॉस है ना, अवेलेबल ना करवा पाना गुड्स, वो भी तो लॉस ही है। मान लो हम किसी का काम नहीं करके दे पा रहे, उसमें हमारे 2000 रुपए बनने थे, लॉस ही है कस्टमर को खाली भेजना, लॉस ऑफ प्रॉफिट तो है ही है। अब मेरे पास माल था 1000 यूनिट, 1000 बिक लिया, अब क्या करें, लॉस ही है ना, अब कस्टमर को खाली बेचना पड़ेगा, बात ये समझ आई नहीं। इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशनरी गैप में क्या डिफरेंस है। इट इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर, एक्सेस डिमांड आएगी नहीं आएगी यहाँ पे, एक्सेस सप्लाई से भाई एक्सेस डिमांड आएगी, इन्फ्लेशन तब होएगी ना। डिफ्लेशनरी गैप कब पैदा होएगा, जब एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो, ठीक है। इट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इट अकर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ओके। लेस, इसमें क्या होएगा, इसमें फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा, ये सब चीजें, ओके। वहां पे वेज रेट स्पाइरल बढ़ेगा, वेज रेट ज्यादा होगी, यहाँ पे वेज रेट गिरेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के मेजर लिए जाते हैं, एक आरबीआई मेजर लेते हैं, एक होता है फिस्कल मेजर, एक होता है मॉनेटरी मेजर। फिस्कल मेजर गवर्नमेंट लेती है, मॉनेटरी मेजर कौन लेता है, आरबीआई लेता है। मॉनेटरी मेजर्स मनी सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। मॉनेटरी मेजर्स कौन लेता है, आरबीआई लेता है। फिस्कल मेजर कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। फिस्कल मेजर क्या होते हैं, फिस्कल मेजर जैसे टैक्स रेट्स वगैरह होगी, सब्सिडीज वगैरह होगी, उसके थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी स्थिर रहे, हमारी इकोनॉमी में चेंजेस ना आए, स्थिरता रहे, हमारी इकोनॉमी स्टेबल चले, एएस इज इक्वल टू एडी चले। तो सभी चाहते हैं अपने देश के अंदर में कि एएस इज इक्वल टू एडी चले, जितना माल बने उतना बिक जाए, फुलर एम्प्लॉयमेंट हो, सारी चीजें है ना, सभी चाहते हैं ये अपनी इकोनॉमी में, कौन नहीं चाहता, ठीक है ना, बेरोजगारी कम से कम हो, तो ये बात है। तो मतलब ये सब चीजें देखो, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह जो है, सब्सिडीज वगैरह जो है, वो है फिस्कल पॉलिसी में आ जाता है ना। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसके अंदर में सारी चीज सुधार करती है, नहीं करती, अपनी इकोनॉमी की करंट सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट टैक्स के रेट्स डिसाइड करती है, किसका टैक्स का रेट ज्यादा होगा, कौन सी इंटरेस्ट गिर रही है, डिफ्लेशन में जा रही है, तो उसके अंदर में टैक्स रेट गिरा दो ताकि डिमांड बढ़ जाए, है ना। बजट में सारा कुछ डिसाइड होता है, ये फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं उसको, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मेजर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, ठीक है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल मेजर्स लिए जाते हैं बजट के अंदर में, गवर्नमेंट द्वारा 1 फरवरी को अनाउंस, मतलब फरवरी के अंदर में बजट बनाया जाता है, ठीक है, और अनाउंस करा जाता है हर लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है ना। तो समझे कि नहीं समझे। अभी अरविंद केजरीवाल का भी बजट दिल्ली के उसमें कल लाइव चल रहा था, दिल्ली का बजट, ठीक है ना, लोकसभा में राज्यसभा में, सॉरी, राज्यसभा के अंदर में चल रहा था, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो समझ आया नहीं आया। फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट में, और मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है, आरबीआई, आरबीआई बनाता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक बात बताओ, अगर इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी ज्यादा करेगी। अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर में, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर रोक देगी एक बार। ये प्रोजेक्ट है, पुल है और सब चीजें क्यों रुक जाते हैं बीच बीच में, ये बजट को देखते हुए बनाते हैं सारी चीजें, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखते हुए बनाते हैं, समझ आ रही है। ये प्रोजेक्ट बीच बीच में इसीलिए तो रुक जाते हैं, कई सालों से पूरे नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसीलिए नहीं होते।
गवर्नमेंट रोक देती है बीच बीच में अपने कामों को, ठीक है। अब मान लो इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अब हम और डिमांड करेंगे तो सीधी सी बात है बहुत ओवर हो जाएगी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी डिमांड को रोक देगी। बोले कम से कम हम तो रोक सकते हैं डिमांड को, हम डिमांड रोकेंगे तो कम से कम क्या होएगा, AS = AD सिचुएशन आने की चांसेस हो जाएंगे। गवर्नमेंट भी बहुत बल्क में डिमांड करती है, गवर्नमेंट डिमांड रोक देगी, ठीक है। डिमांड रोकने से क्या, जैसे मान लो रोड बनवा रही है, एक बार प्रोजेक्ट रोक दिया, पुल बनवा रही है, प्रोजेक्ट रोक दिया एक बार, है ना, रोडें बनवा रही है, हाईवे तैयार करवा रोक दिया एक बार प्रोजेक्ट, कोई भी बिल्डिंग तैयार हो रही है गवर्नमेंट की, रोक दिया एक बार प्रोजेक्ट। समझे कि नहीं समझे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन द केस ऑफ डिफ्लेशन क्या होगा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तेजी से चलने लग जाएंगे, और मतलब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करने हैं डिफ्लेशन में, ताकि AS = AD बनाई जा सके, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड है नहीं, डिमांड को बनाने के लिए गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा देगी अपने, सही है। तो गवर्नमेंट का एक फिस्कल मेजर तो ये हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हथियार है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर टैक्स से कैसे कंट्रोल हो, अब मान लो डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब कहने का क्या है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डिफ्लेशन चल रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट कम कर देगी। लोग सस्ते को देख के खरीद लेते हैं चीजें, जितने ज्यादा सस्ती मिलेगी ना चीज उतनी ज्यादा बिकेगी, डिमांड आ जाएगी इकोनॉमी में वापस। टैक्स रेट गिरे तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर में, डिमांड ज्यादा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन गैप है वो कम हो जाएगा ना। अब इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी ताकि कम बिकेंगे भाई, डिमांड ज्यादा आ रही है इकोनॉमी में, कम आ जाएगी डिमांड, कम हो जाएगी, लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये बात है, तो AS = AD बनाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक डेप्ट। अब पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से कर्जा भी लेती है, जैसे ट्रेजरी बिल अनाउंस करती है मार्केट के अंदर में, जैसे गवर्नमेंट को मान लो हाईवे बनानी है या कुछ बनानी है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, एक बार पब्लिक से डेप्ट लेती है, बॉन्ड्स इशू कर दी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। अब मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक से पैसा खींचने की कोशिश करेगी ताकि डिमांड ना कर पाएगी, ठीक है ना। अब बॉन्ड इशू कर दिए तुम्हारे को, क्या होएगा, बॉन्ड इशू करके तुम्हारे पैसे सारे बाउंड कर दिए मैंने बॉन्ड में, ठीक है ना, तुमको ब्याज दे देंगे साल बाद, क्या दिक्कत है, तुम्हारे पैसे एक बार तो गए, तुम्हारे हाथ से अब डिमांड नहीं होगी, खर्चे नहीं होंगे, समझे। ये इन्फ्लेशन को रोकने का तरीका ये भी होता है, एक पब्लिक डेप्ट, ठीक है। अच्छा, बोरोइंग फ्रॉम RBI। अगर मान लो डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी RBI से, बोरो करके डिमांड करेगी इकोनॉमी से, इकोनॉमी के अंदर में डिमांड बढ़ाएगी। डिमांड क्यों बनाएगी, क्योंकि डिफ्लेशन को तोड़नी है, जो ये मंदी का चक्कर है ना उसको तोड़ना है, मंदी के चक्र को खत्म करना है। मंदी के चक्र को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को डिमांड करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। अब मान लो तेजी चल रही है इकोनॉमी के अंदर में, तेजी के चक्कर को तोड़ना है, ठीक है, और बराबर लाना है, AS = AD लानी है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, RBI से बोरोइंग कम से कम करेगी ही नहीं, ठीक है ना, बात ये समझा ही नहीं आई। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसीज मेजर जो मैंने तुमको बताए थे बैंकिंग में, RBI क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसके हथियार है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना, ये सारे हथियार है इनके कंट्रोल करने के, है ना। वो सारी चीजें मैंने तुमको उसके अंदर में बहुत अच्छे से बता दी थी, ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा इस चैप्टर में, खत्म चैप्टर। ये कौन सा नंबर चैप्टर था, 9वां खत्म हो चुका है। इसके बाद में